सलेबियों की कमांडर पार्टी अगले रोज सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशेबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो इन्हें दूर एक मैदान नजर आया जहां बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। इन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। इनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शतरबान थे। ये तमाम सलेबी रुक गए। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो कि वह ऊंट और घोड़े हैं। यही इनकी ज़रूरत थी। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। इन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊँटों और घोड़ों से ये जिनके साथ इतने ज़्यादा शतरबान और फौजी हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवर किस तरह चुराएंगे। ये 100 के लगभग ऊँटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूँकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए काफ़िले की हिफाजत का कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घुड़सवार साथ भेज दिए गए थे। शतरबान निहत्ते थे। ये काफ़िला भी ख़तरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव किया था। इससे थोड़ी ही दूर काफ़िले के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा था। सलेबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा दिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफ़िले में कितने ऊँट, कितने घोड़े और कितने मुसल्लह आदमी हैं और क्या क्या ख़तरा है। फिर रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने वाला था। आधी शब से पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफ़िले को करीब से देखने गए थे। इन्होंने बताया कि काफ़िले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं। शतरबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज़्यादातर बोरियां हैं। शतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी बात मालूम होती है। काम मुश्किल नहीं था। काफ़िले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी ना खुली कि तलवारों और खंजरों ने इन्हें काट कर रख दिया। सलेबी छापा मारों ने यह काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शतरबानों की आंख ही ना खुली, और जिनकी आंख खुली वो समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज़ निकली वो इसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ साबित हुई। छापा मारों ने शतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शतरबान घबराए और हड़बड़ा कर उठे। ऊँट भी बिदक कर उठने लगे। सलेबियों ने शतरबानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलेबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमानों को राशन है, तबाह कर दो, ऊँटों को भी हलाक कर दो। इन्होंने ऊँटों के पेटों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊँटों के वावेले से रात कांपने लगी। कमांडरों ने घोड़े देखे। वो 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। इसने 9 ऊँट अलग कर लिए। सूरज तलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊँट मर चुके थे। कई तड़प रहे थे। कुछ इधर उधर भाग गए थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निकाह जाती थी ऊँट मरे हुए या तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थीं। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहाँ कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार दूर निकल गए थे। इनकी सवारी की ज़रूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज़ रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। सहरा में ऊँट का सफ़र बेआवाज़ होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ऊँट के पाँव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी भी आवाज़ नहीं होती। बालियान जिस वक्त मूबी के साथ बातें कर रहा था, इसे महसूस तक न हुआ। एक ऊँट एक छोटे से रेतले टेले की ऊँट में खड़ा इन दोनों को और 6 लड़कियों को देख रहा था। वो सलेबी कमांडर पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निसफ मील दूर इसने पड़ाव किया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका शिकार इसके निसफ मील दूर है। इसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को यह ड्यूटी दी थी कि वो ऊँटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूमाएं और जहां इन्हें कोई ख़तरा या काम की कोई चीज़ नज़र आए आकर इतला दें। इस काम के लिए ऊँट ही मौजू सवारी थी, क्योंकि इसके पाँव की आवाज़ नहीं होती थी। तीनों सवार मुख्तलिफ सिमतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था। इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शतर सवार को रोशनी नज़र आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी मशल थी जो बालियान के आर्जी कैंप में जल रही थी। शतर सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊँट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था। ऊँट और सवार इसके पीछे छुप गए थे। इसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दस्ते के साथ गपशप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। ज़रा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो इन लोगों ने कैदियों के मुहावज़ों को कत्ल करने के लिए हासिल किए थे।
सलेबी शतर सवार ने ऊँट को मोड़ा, कुछ दूर आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊँट दौड़ा दिया। ऊँट के लिए निस मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। शतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों की कदमों की आवाज़ से शिकार के चौकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। इसके दोस्त हैरत ज़दा होकर बालियान को देख रहे थे। इसका दिमाग ख़राब हो गया था। इन्होंने इसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त ज़ाया होता रहा। बालियान ने इन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि वो जो कुछ कह रहा है वो ठिकाने लगा कर कह रहा है और कहरा चले जाने में ही मसलियत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में इसे देख रही थी। बालियान के आदमियों ने घोड़े पर जीनें डाली और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज़ से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं, लड़कियों को कहराने जा रहे हैं। वो हमला आवरों को सुल्तान अयूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने इसके दिल में उतरकर इसे खामोश कर दिया। इसके दोस्त इतने ज़्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके, संभलने से पहले ही ख़त्म हो गए। सलेबियों का छापा कामयाब था। लड़कियां आज़ाद हो चुकी थीं। छापा मार इन्हें फ़ौरन अपनी जगह ले गए। इन्होंने कमांडर को पहचान लिया, वो भी इनकी पार्टी का जासूस था। इन्होंने रात वहीं बसर करने का फ़ैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सलेबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि शहर की तारीकी में बहरा रोम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस वक्त मेघनाना मारवस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे कहरा चले जाते। अब वो कहरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम ख़त्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है, जिसे मौत के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मेघनाना मारवस ने कहा, मैंने सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का हलफ उठाया है। मुझे एक साथी और एक लड़की की ज़रूरत है। ये फ़ैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फ़र्ज़ है कि मेरा हुक्म माने, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मेघनाना मारवस ने कहा, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने उसे डांट दिया। मेघनाना मारवस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सोंत ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मेघनाना मारवस ने कहा, मैं खुदा का दुत्कारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफ़ी के दरमियान भटक रहा हूँ। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करके अपने गुनाह बख्शवाऊँगा। वो भी उठ खड़ी हुई और मेघनाना मारवस के साथ जाकर बोली, मैं इसके साथ जाऊँगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आज़ाद करा कर लाए हैं। कमांडर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी ख़तरनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे अपनी असमत का इंतकाम लेना है। मोबी ने कहा, मैं सलाहुद्दीन अयूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मुसलमान का रुतबा जितना ऊंचा होता है, वो खूबसूरत लड़कियों का इतना ज़्यादा शदाई हो जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी को महसूस तक ना होगा कि वो ज़िंदगी में आखिरी लड़की देख रहा है। बहुत देर की बहस और तकरार के बाद मेघनाना मारवस अपने एक साथी और मूबी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सब ने इन्हें दुआओं के साथ अलविदा कहा। इन्होंने 2 ऊँट लिए, एक पर मूबी सवार हुई और दूसरे पर दोनों मर्द। उनके पास मिस्र के सिक्के और सोने की अशरफियाँ भी थीं। दोनों मर्दों ने चोगे ओढ़ लिए थे। मेघनाना मारवस की दाढ़ी खासी लंबी हो गई थी। कैद खाने में धूप में मुशक्क़त कर करके इसका रंग इटली के बाशिंदों की तरह गोरा नहीं रहा था, स्याही माइल हो गया था। इससे इस पर शक नहीं किया जा सकता था कि वो यूरोपी है। भेष बदलने के लिए इन्हें कपड़े देकर भेज दिया गया था, मगर एक रुकावट थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। वो मेघनाना मारवस इटली की ज़बान के सिवा और कोई ज़बान नहीं जानता था। वो भी मिस्र की ज़बान बोल सकती थी। दूसरा जो आदमी इनके साथ गया था वो भी मिस्र की ज़बान नहीं जानता था। इन्हें इसका कोई इलाज करना था। वो रात को ही चल पड़े। वो भी रास्ते से वाकिफ़ हो चुकी थी। वो कहरा से ही आई थी। मेघनाना मारवस ने इस पर भी एक चूहा डाल दिया और इसके सर पर दुपट्टे की तरह चादर ओढ़ दी।